गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि अगर आप सभी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, तो आप सभी देखेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। अगर आप लेट हो गए हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ आएगा अच्छे से। आप एक बार बैच ज्वाइन करके जरूर देखें, ठीक है। बैच जो है हमारा वह 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितने दिग्गज लोग हैं जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके सानिध्य में आप सभी तैयारी कर सकते हैं। तो एसएसबी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो स्पेशली यहाँ पर ध्यान करें कि यह बैच स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप इसमें एडमिशन लें और पढ़ाई करें। आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो बहुत ही जल्दी उत्तराखंड में देहरादून पर स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन यह रहेगा जहां पर आप डायरेक्ट क्लासरूम में बैठ करके अपने टीचर से पढ़ सकते हैं, जहां पर हम सभी देखेंगे कि एनडीए, सीडीएफ, एफकेट, एसएसबी इन सभी की तैयारी की जाएगी। तो आप सभी ध्यान रखिएगा इस बात को। और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार यह मौका है। इसके साथ ही हमारा नया बैच आ रहा है जिसका नाम है निस्तार बैच। निस्तार बैच की अगर आप बात करो तो यह एयरफोर्स और नेवी, आईसीजी इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए है। साथ में ही हमारा एनडीए सीडीएस के लिए भी एक बैच है। क्रैश कोर्स हमारा शुरू हुआ है परसों से, ठीक है। 16 तारीख से शुरू हुआ है। आज से मेरी भी क्लास उसमें लगेगी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि उसमें प्रैक्टिस सेशन की तरह आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आप सब हमसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट से आप जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो हमारा है ना डिफेंस वाला, उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में ही अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस बारे में कि सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और खान ग्लोबल स्टडीज जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं। चलिए ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर पर कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो नर जनन तंत्र था वो हम लोगों ने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया था, ठीक है। नर जनन तंत्र हम लोगों ने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया था और आज सभी हम बात करेंगे यहाँ पर मादा प्रजनन तंत्र के बारे में या स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ जाइए सभी। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कल की क्लास जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो काफी अच्छी यहाँ पर हुई थी और आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में। पर स्त्री प्रजनन तंत्र से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ बेटा कि वृषण की आप यहाँ पर बात करते हो ना, तो वृषण में आपको 2 तरह की कोशिका यहाँ पर दिखाई देती है और जो कोशिका होती है उसमें एक होती है स्टोरी सेल्स जिसको हम सभी सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वह हमें पोषण देती है, शुक्राणु को बनने का पोषण देती है और जो लाइडिंग सेल होती है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्त्री प्रजनन तंत्र, ठीक है। स्त्री प्रजनन तंत्र। चलो बच्चों तो शुरू करें यहाँ पर जल्दी से। ओके ओके बच्चों, कुछ दिक्कत है? ठीक है ओके बच्चों, टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई थी। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया है मैं आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर समझा देती हूँ, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग इसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फिर से प्रॉब्लम हो गई है।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास तो स्टार्ट आप लोगों की हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन आप तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी, तो इसीलिए फिर से यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे आज जो कि है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो 7-8 मिनट की ऑलरेडी क्लास हो चुकी थी, पर कोई बात नहीं, आप सभी तक वीडियो यहाँ पर नहीं पहुंच रही थी। टेक्निकल टीम में कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल टीम ने अभी सही किया है, कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, तो परेशान मत हो। चलो, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर आज की इस क्लास को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप सभी कर रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी, तो उसके रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। 9 जनवरी से यह बैच शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अभी भी इस क्लास को यहाँ पर सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ही शानदार तरीके के दिग्गज हैं जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके इनके मार्गदर्शन में आप सभी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देहरादून में हमारा ऑफलाइन बैच आ रहा है। देहरादून में जो हमारा ऑफलाइन बैच आ रहा है उसमें तैयारी होगी एनडीए, ठीक है, सीडीएस, एफकेट और एसएसबी। और जो उत्तराखंड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही यहाँ पर सुनहरा मौका है। आप सभी बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ करके आराम से आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा अगर आप सभी एनडीए सीडीएस की का क्रश कोर्स करना चाहते हैं तो यह भी आ चुका है और 16 तारीख से यह स्टार्ट हो गया है। कितनी तारीख से? 16 तारीख से यह स्टार्ट हो चुका है और आज इसमें भी मेरी क्लास यहाँ पर चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर निस्तार बैच के बारे में। तो जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पर निस्तार बैच यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, और साथ में ना हमारा एक पॉइंट बस रह गया था, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम सभी स्त्री प्रजनन तंत्र की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, अब जैसे कि हम सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जब कभी भी हम लोग वृषण के बारे में बात करते हैं, यानी टेस्टिस के बारे में बात करते हैं, तो जो टेस्टिस होती है, जो वृषण होता है, उसको अगर हम कट कर दें, उसको अगर हम यहाँ पर काट दें, ठीक है, उसको अगर हम कट कर दें, उसको अगर हम यहाँ पर काट दें, तो आप सभी क्या देखेंगे कि यहाँ पर ना गोल 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 आपको एक क्वाइल दिखाई देगी। क्वाइल मतलब एक घुमावदार आपको यहाँ पर चीज दिखाई देगी
और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है कि जो वृषण होता है वह इसी तरह के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। और जब हम वृषण को देखते हैं, जब हम टेस्टिस को देखते हैं, तो यहाँ पर दो तरह की कोशिका आपको दिखाई देती है। ये जो दो तरह की कोशिका होती है, इसमें एक होती है क्या, लैडिंग सेल्स। तो ये जो लैडिंग सेल्स होती है, लैडिंग कोशिका होती है, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करती है। क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो सर्टोली सेल्स के बारे में, तो जो सर्टोली सेल्स होती है, जो भी स्पर्म बन रहा है, जो भी यहाँ पर शुक्राणु बन रहा है, उसको यह न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, तो बस यही एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था। और अब हम सभी बात करेंगे स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में। तो सभी बच्चे एक बार हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर, स्त्री प्रजनन तंत्र, स्त्री प्रजनन तंत्र। ठीक है बच्चों, स्त्री प्रजनन तंत्र। नमस्ते नमस्ते, क्लास डिस्टर्ब हो गई आज, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए सभी। तो आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, स्त्री प्रजनन तंत्र। ठीक है, अब देखो, अब इस चित्र को देख करके आप सभी घबरा गए होंगे कि मैम ये क्या है, इसको हम सभी कैसे यहाँ पर याद रखें। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलो इसको बना करके देखते हैं। ठीक है, जिन बच्चों से बन जाए अच्छी बात है, जिन बच्चों से ना बने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह चित्र आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। तो चलो एक बार इसे हम सभी बना करके यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, फिर हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, हमें इस तरह से ड्रॉ यहाँ पर करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसको हम आगे लेकर के चलेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम इस तरह से एक झालर सा उंगली की तरह, फिंगर की तरह संरचना यहाँ पर बना लेंगे, जैसे हमारी उंगली होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और एक यहाँ पर भी इसी तरह से संरचना बना लेंगे, जिस तरह से हमारी इस तरह से उंगली यहाँ पर होती है। ओके, और उंगली में हम सभी यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस तरह से गोल आकृति बना देंगे, इधर भी हम एक गोल आकृति बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर का भाग हम सभी बनाते हैं, इसके अंदर का भाग हम सभी यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से। ओके, और फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे, बस। ठीक है, बन गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसकी लेबलिंग, यानी कि इसका नामकरण हम सभी यहाँ पर करते हैं कि कौन सा भाग यहाँ पर क्या कहलाया जाता है, कौन सा भाग यहाँ पर क्या कहलाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहले नंबर पर ये वाला जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, ओवरी के नाम से जानते हैं, यानी अंडाशय के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अंडाशय के नाम से जानते हैं। तो चलो एक इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया, अंडाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास दो अंडाशय यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ये जो फिंगर की तरह हमें संरचना दिखाई दे रही थी, इसका क्या नाम है, तो लिखेंगे, इसे हम सभी कहते हैं फिब्री। इसे हम सभी क्या कहते हैं बेटा, फिब्री। ठीक है, फिंगर की तरह होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या लिख लिया हमने यहाँ पर, फिब्री। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जो नलिका सी आपको दिखाई दे रही है दोनों तरफ, चलो इसे भी हम सभी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसे भी हम सभी यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसका क्या नाम है। तो चलो लिखते हैं, इसका नाम है यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन नली या नलिका। इसी को ही हम सभी बेटा ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी भी इसी को ही यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी वही सेम चीज क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, या फिर ओविडक्ट, आप जो भी यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब इस बड़े से भाग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये बड़ा सा भाग यहाँ पर क्या कहलाता है,
तो इसे हम सभी कहते हैं यूट्रस, यानी कि अंडाशय। इसे हम सभी क्या कहते हैं बेटा? यूट्रस, यानी कि अंडाशय। ठीक है। और जो अंडाशय के अंदर यहां पर एक लेयर पाई जाती है, अंडाशय के अंदर यहां पर एक लेयर पाई जाती है, इस तरह से, इस तरह से। इस वाले चित्र में भी दिखा देती हूं मैं बेटा। अंदर ये वाली एक लेयर यहां पर पाई जाती है अंदर की तरफ, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। अंदर में जो लेयर यहां पर पाई जा रही है, इसे हम सभी क्या कहते हैं? तो लिखेंगे, इसे हम सभी कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, ये वाला जो भाग हमें दिखाई देता है, इसे हम सभी कहते हैं सर्विक्स, और हिंदी में इसे हम कहते हैं गर्भग्रीवा। ठीक। और जो सबसे लास्ट में यहां पर नीचे की तरफ दिखाई देता है ये वाला भाग, इसे हम सभी कहते हैं वजाइना, यानी कि योनि। बस। ठीक है, क्लियर है यहां पर? ओके ओके। अच्छा, ये सॉरी बेटा, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। ठीक है, चलो अब ठीक है, ओके। हाँ, वो उल्टा लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर, तो आप सभी को कुछ चीजें यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास शरीर में 2 ओवरी होती है, 2 ओवरी, यानी कि 2 अंडाशय यहाँ पर होता है। ठीक है। और जो यह 2 अंडाशय होता है, यह लोअर एब्डोमेन में होता है। कहां पर? लोअर एब्डोमेन में होता है, यानी कि निचले उदर वाले हिस्से में, निचले पेट वाले हिस्से में होता है। ठीक है। आप सभी को मैंने यह भी बताया है कि जो अंडाशय होता है, यहां पर क्या होगा? एग बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? एग बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? अंडाशय बनेगा, ओ सॉरी, अंडा बनेगा। तो किस माध्यम से बनेगा बच्चों? आप सभी को मैंने बताया था oogenesis। किसके माध्यम से? oogenesis के माध्यम से यहां पर किसका निर्माण होगा? ओवम का निर्माण होगा, यानी कि डिंब का निर्माण यहां पर होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब जब डिंब का निर्माण यहां पर हो जाता है, तो डिंब क्या है? एक तरह से कह सकते हो यह एक हीरोइन है। ठीक है। और इसको क्या करना है? हीरो के पास जाना है। और हीरो क्या होता है? स्पर्म होता है। तो यह जो डिंब होता है, यह जो यहाँ पर ओवम होता है, जब ये यहाँ पर बन जाता है, जब ये यहाँ पर इस तरह से बन जाता है, तो यह क्या कहेगा कि चलो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर स्पर्म से मिलना पड़ेगा। तो उस टाइम पर यह यहाँ से बाहर निकलेगा, ये यहाँ पर इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से यह बाहर निकलेगा। ठीक है। और जब ये यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो देखेगा कि अरे यहाँ पे तो स्पर्म है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई स्पर्म यहाँ पर पहुंचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि जब यह अंडा बाहर की तरफ यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर ना बहुत सारी छोटी छोटी सी रक्त नलिकाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपके शरीर में हर जगह रक्त नलिका है बेटा, तो हर जगह रक्त नलिकाएं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और अंडा जो होता है, एग यानी कि जो डिंब होता है, आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। और जब ये यहाँ पर बाहर निकलेगा तो बड़ी ताकत से निकलेगा, और उस टाइम पर ये बहुत सारी रक्त नलिकाओं को तोड़ता हुआ निकलेगा, साथ में ही इस तरह से रगड़ता हुआ सा यह बाहर की तरफ निकलेगा। इस तरफ से आप क्या देखोगे? रगड़ता हुआ बाहर निकलेगा। तो जो हमारी एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडो मतलब सबसे अंदर की तरफ, तो गर्भाशय की जो सबसे अंदर की वॉल होती है, जिसको हम सभी कहते हैं एंडोमेट्रियल वॉल, उसके टिश्यूज को, उसके ऊतक को, उसकी कोशिकाओं को भी खुरोचता हुआ वह बाहर यहां से निकलेगा।
ठीक है, यहां से बाहर निकलेगा वजाइना के माध्यम से, योनि के माध्यम से, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं बेटा कि पीरियड्स आ गए। इसको यहां पर क्या कहते हैं कि पीरियड्स आ गए, ठीक है, पीरियड्स आ गए। ठीक, तो बेटा यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जब यहां पर अंडाशय से कोई भी डिंब निकलता है, कोई भी ओवम निकलता है, तो वह शरीर के बाहर निकलेगा किसके माध्यम से, तो आंसर करना डिंब के माध्यम से वह निकलता है, वो सॉरी पीरियड्स के माध्यम से वह निकलता है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो इस टाइम पे पीरियड के टाइम पर जो खून बाहर निकलता है, क्या वह कोई गंदा खून है, तो आंसर नहीं, वो कोई गंदा खून नहीं है, पर वह थोड़ा सा डार्क कलर का इसलिए होता है क्योंकि वह आसपास के बहुत सारी कोशिकाओं को, बहुत सारे ऊतकों को तोड़ करके बाहर निकल रहा होता है, और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, और ब्लड भी यहाँ पर निकलता है। क्लियर है बच्चों? ओके। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर हम किसी पेरेंट के बारे में बात करते हैं, हम किसी यहाँ पर माता पिता के बारे में बात करते हैं, या किसी कपल के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई एक कपल यहाँ पर है, ठीक है, कोई एक कपल यहाँ पर है, कोई दंपत्ति यहाँ पर है, और अब वो यहाँ पर यह सोच रही है कि चलो हमें माता पिता यहाँ पर बनना है, ठीक है। अब जब माता पिता यहाँ पर बनना है तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने आपको समझाया था शुक्राणु सेचन, बताया था ना, जिसको हम सभी कहते हैं इंसेमिनेशन, या फिर जिसको हम कहते हैं गर्भाधान की स्थिति, पढ़ाया था ना, ठीक है। तो गर्भाधान की स्थिति में आप क्या देखोगे कि सीमन के माध्यम से बहुत सारे जो स्पर्म है वह शरीर के अंदर यहाँ पर प्रवेश करेंगे, शरीर के अंदर यहाँ पर प्रवेश करेंगे, इस तरह से प्रवेश करेंगे, ठीक है, शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं। अब जब शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई जो शुक्राणु होते हैं वह कुछ तो यूट्रस में ही मर जाते हैं, कुछ गर्भ जो आपका गर्भग्रीवा है यानी कि सर्विक्स है वहीं पर आकर के मर जाते हैं, कुछ एंट्री कर भी जाते हैं तो यूट्रस में आकर के पड़े पड़े मर जाते हैं। लेकिन जो एक्टिव होते हैं, आपको याद है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको 3 इडियट्स मूवी का बताया था, है ना। लेकिन कुछ शुक्राणु बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ही भारी एक्टिव यहाँ पर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया से इनको बहुत ही ज्यादा क्या मिलता है, एनर्जी यहाँ पर मिलती है, और उसके माध्यम से यह क्या करेंगे कि तेजी से एकदम क्या करेंगे, कभी आधे इस फॉलोपियन ट्यूब में जाएंगे और आधे इस फॉलोपियन ट्यूब में यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर एग था, जो यहाँ पर अंडा था, वह क्या हो रहा है, बन करके बाहर निकल रहा है। मान लो ये अंडा बाहर निकल करके, ये अंडा जो है वो बाहर यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, और उसी टाइम पर इसको क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से शुक्राणु मिल गया, इस तरह से इसी टाइम पर इसको यहाँ पर एक शुक्राणु यहाँ पर मिल गया। जैसे ही इसको एक शुक्राणु यहाँ पर मिल गया, वैसे ही कौन सी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी, पढ़ाया है बेटा, ध्यान रखो, है ना, कौन सी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी, तो आंसर करना उसी टाइम पे यहाँ पर हो जाती है निषेचन की प्रक्रिया। उसी टाइम पे यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। यहीं पर ही क्या हो गया, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, पढ़ाया था ना, क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। अब जैसे ही जाइगोट बनता है, जैसे ही युग्मनज यहाँ पर बनता है, वैसे ही अब ये क्या करेगा, मल्टीपल डिवीजन करेगा, खूब ज्यादा यहाँ पे सेल डिवीजन होगी, खतरनाक तरीके से मल्टीपल टाइम, बहुत बार डिवीजन होगी, और यह 5वें दिन में ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। आपको मैंने बताया था ना, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अब इसका आकार बढ़ रहा है। अब जब इसका आकार यहाँ पर बढ़ा तो फॉलोपियन ट्यूब के पास इतनी जगह नहीं है कि वह इसको क्या कर सके, यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ दे सके, अच्छे से यहाँ पर इसको ग्रोथ दे सके। और उस टाइम पर आप क्या देखेंगे बेटा, कि उस टाइम पर यह देखेंगे कि यह जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है ये आकर के यहाँ पर यूट्रस में इस तरह से चिपक जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, आरोपण कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बच्चों? आरोपण कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और फिर यहां पर आप सभी देखेंगे कि क्या हो गया, एक भ्रूण बन के तैयार हो रहा है ना, एक भ्रूण बन करके तैयार हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर जो बात आती है वह ये कि मैम क्या एक ही तरफ जाकर के शुक्राणु इस तरह से निषेचन करेगा, इसी तरह से फर्टिलाइजेशन करेगा? तो बेटा अगर अंडा उसको मिल गया तो निषेचन हो गया, अगर उसको इस टाइम पे अंडा नहीं मिला तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। मैंने आप लोग को यह भी यहाँ पर समझाया था कि जब कभी भी हम डिंब के निर्माण के बारे में बात करते हैं, यानी कि ओवम के निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो यह कैसा होता है, एक बार में एक साइड से ही होता है। ठीक है, पहले महीने यहां पर अंडा बना तो दूसरे महीने यहां पर अंडा बनेगा, तीसरे महीने यहां पर अंडा बना तो चौथे महीने यहां पर अंडा बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यह कार्य यहां पर होता है। ठीक है, आप सभी को मैंने यह भी यहां पर समझाया हुआ है बच्चों कि अगर कोई भी शुक्राणु शरीर में अगर एंट्री करता है तो वह कितने टाइम तक एक्टिव रह सकता है? तो मैंने आपको बताया था 48 आवर्स तक। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी समझाया था कि अगर कोई यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं चाहता है तो उस टाइम पर उसको अनवांटेड ऐसे अलग अलग तरीके के मेडिसिन भी खिलाए जाते हैं, लेकिन उसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, हाँ, जिस तरफ ओवम बनेगा अगर वहां पे स्पर्म पहुंच गया तो ठीक है। अब जैसे मान लो एक नॉर्मल बात हम करते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। अब यहां पर भी तो कुछ स्पर्म आए थे बेचारे, पर उन स्पर्म को एग मिला ही नहीं। जब उनको एग मिला ही नहीं तो कोई निषेचन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, और जब कुछ नहीं हुआ तो स्पर्म धीरे धीरे इनएक्टिव हो गए और फिर थोड़ी टाइम बाद वह यहाँ पर मर भी गए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो, तो ये क्या था आप लोगों का यहाँ पर, यह था आप लोगों का यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में मैंने आप सभी को यहाँ पर समझाया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि अगर आपसे सीधे सीधे यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि जो महिला प्रजनन प्रणाली है उसके मुख्य 2 कार्य क्या होते हैं, इसके मुख्य 2 कार्य यहाँ पर क्या होते हैं, तो आंसर आपको करना है पहला तो यह कि यह अंडा बनाता है, यानी कि ओवम यानी एग यहाँ पर बनाता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम और एग, यानी कि मादा युग्मक का उत्पादन, जिससे यहाँ पर अंडाणु यानी कि अंडा यहाँ पर बनता है। और दूसरे नंबर पर आता है पोषण प्रदान करना और विकासशील भ्रूण की रक्षा करना। ठीक है, और यह दोनों ही काम यहाँ पर कौन करता है, स्त्री प्रजनन तंत्र करता है, महिला प्रजनन तंत्र करता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर यह करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और अब हम सभी यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और जिसको हम सभी हिंदी में कहते हैं आर्तव चक्र, आर्तव चक्र। ठीक है, नॉर्मली तौर पर इसे ही हम सभी क्या कहते हैं, इसे ही हम सभी कहते हैं यहाँ पर पीरियड्स आ जाना, इसी को हम सभी कहते हैं मासिक चक्र, इसी को हम सभी कहते हैं मासिक धर्म। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नामों से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की अगर आप बात करते हो बेटा तो एनसीईआरटी में लिखा है आर्तव चक्र। और चलो इसके बारे में हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होगा कि मैंने आपको यह बताया था कि जो अंडा बनाने वाली सेल्स होती हैं, अंडा बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम उगोनिया के नाम से जानते हैं, किस नाम से, उगोनिया के नाम से जानते हैं, उगोनिया के नाम से जानते हैं। यह जो कोशिकाएं होती हैं यह जब भ्रूणी अवस्था में होते हैं तभी बन जाती है। मान लो कि कोई लड़की है, उसका जन्म अभी नहीं हुआ है और वह भ्रूणी अवस्था में यानी कि एक भ्रूण की तरह अभी अपनी माता के गर्भ में है, उसी टाइम पर ही उसके पास आप देखेंगे कि उगोनिया बन करके तैयार हो गया है। उगोनिया क्या है, उगोनिया क्या है तो आप बताएंगे उगोनिया से ही ओवम का निर्माण होता है।
इसी से ही डिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्पर्मेटागोनिया, ठीक है, इससे हम सभी देख रहे थे कि स्पर्म का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं उगोनिया के बारे में, तो उगोनिया से ही क्या होगा, ओवम यानी कि डिंब का निर्माण यहाँ पर होता है। तो उगोनिया जो होता है वह पहले से ही यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन जिस दिन उगोनिया मैच्योर होता है, जिस दिन यहाँ पर एग यानी अंडा यहाँ पर बनता है और वो मैच्योर हो जाता है, वह परिपक्व यहाँ पर हो जाता है, और परिपक्व होकर के जब वह पहली बार शरीर से बाहर निकलता है, और उसी टाइम पर ही आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, यानी कि फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्लड शरीर से बाहर आता है। ठीक है, तो कई बार आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह बताओ कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड आया, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर आई, तो उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। ठीक है, उसका क्या यहाँ पर स्पेसिफिक नाम यहाँ पर होता है। तो चलो समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम सभी पीरियड्स कहते हैं, मासिक चक्र, मासिक धर्म, रजोधर्म, माहवारी, ऐसे अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। ठीक है, जो भी प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स का क्या मतलब हो गया, जैसे अगर आप कपी की अगर आप बात करो तो जैसे चिंपांजी हो जाता है, जैसे कि गोरिल्ला हो जाता है, इन सभी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, इन सभी की अगर आप यहाँ पर बात करो, ठीक है, या ह्यूमंस मानव की अगर आप बात करो, मंकी यानी बंदर की अगर आप यहाँ पर बात करो, तो उनमें जो फीमेल होती हैं, उनमें जो स्त्रियां होती हैं, उनमें जो यहाँ पर मादाएं होती हैं, उनके अंदर पीरियड्स आते हैं, उनके अंदर यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर चलती है। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल चक्र यहाँ पर चलता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग आ रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं और बस वही हो गया यहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है पूरी एक साइकिल चलती है, एग का बनना, एग का यहाँ पर बाहर निकलना, किससे बाहर निकलना, तो आंसर करेंगे कि जो ओवरी होता है उससे बाहर यहाँ पर निकलना। ठीक है, और फिर ब्लीडिंग के माध्यम से उसका बाहर निकल जाना, और फिर से नया एग, फिर से यहाँ पर डिंब नया बनना। ठीक है, तो इन सभी की अगर आप बात करो तो यह पूरे एक चक्र में होती है, पूरे एक साइकिल में होती है, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर, आर्तव चक्र, इसी को हम सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर कोई भी एक छोटी बच्ची है, ठीक है, और उस छोटी बच्ची में पहली बार यहाँ पर पीरियड्स आए, ठीक है, तो वह किस में प्रवेश कर गई, किशोरावस्था में प्रवेश कर गई। ठीक है, जब तक कि उसको पीरियड्स नहीं आते थे तब तक वह बच्ची थी, और अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जैसे उसको पीरियड्स आ रहे हैं वह किशोरी बन गई, यानी कि प्यूबर्टी हिट कर गई है, एडोलेसेंस अवस्था आ गई है, किशोर अवस्था यहाँ पर आ गई है। और आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा जाता है पहले नंबर पर कि पहली बार अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम पीरियड आ रहा है तो उस समय को, उस अवधि को या उस स्टेज को किस नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो आज क्या पूछ रहे हो विशाल आप यहाँ पर, मरने के बाद स्पर्म कहाँ चले जाते हैं, पुरुषों के मासिक धर्म क्यों नहीं होता है, और क्या पूछ रहे हो विशाल? भाई जानकारी नहीं है, आज लाइव ले रहा हूं बहुत दिन बाद। पीसीओडी क्या है विशाल, तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पता है। पहली चीज तो यह है कि हर शरीर का एक अपना कार्य और अपना एक धर्म होता है। ठीक है, अब आप देखो सिंपल सी बात है कि पुरुषों की अगर हम बात करें, पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता। ठीक है, पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता तो वह किसी भी बच्चे को अपने अंदर नहीं पाल पोष कर सकते। ठीक है, ना ही उनके अंदर एग बनता है, ना ही डिंब बनता है, उनके अंदर स्पर्म बनता है। इतने टाइम से पढ़ाया जा रहा है, दिमाग कहाँ गया है घास खाने के लिए। हाँ, तो जब उनके पास स्पर्म बन रहा है, उनके पास डिंब यानी एग नहीं बन रहा है। ठीक है, जिनके पास एग यहाँ पर बनेगा वो फिर बाहर निकलेगा, तभी तो मासिक चक्र होगा ना। पुरुषों में मासिक चक्र नहीं होता है, और ये बात मेरे को लगता है कि आपकी एज में सबको पता होती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
एक बच्चा और भी यहाँ पर मतलब यही विशाल एक और चीजें पूछ रहा था, पता नहीं गीला सूखा, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहा था। तो विशाल मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, ठीक है मैं मानती हूँ कि आपको चीजों को जानने के लिए इच्छुक हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि ये फालतू की चीजें आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है? ओके चलो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। मोहिनी अभी मैंने तुरंत बताया था कि पीरियड्स में क्यों दर्द होता है, अभी तुरंत ही बताया था, लेकिन नहीं सुन पाए तो अभी वही टॉपिक चल रहा है, ध्यान से फिर से सुनना, ठीक है? चलो तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे पहले नंबर पर कि अगर फर्स्ट पीरियड यहाँ पर आता है और कोई भी लड़की 12-14 साल की यहाँ पर हो सकती है, ठीक है? और साथ में आपको यह ध्यान में रखना है कि जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसको हम सभी मेनार्के यानी कि रजो दर्शन यहाँ पर कहते हैं। लेकिन अगर आप सभी को यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसको अब पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, जिसका मासिक चक्र यहाँ पर बंद हो गया है, ठीक है, तो 50 साल की एज के आसपास, ठीक है, यानी कि 50 से थोड़ी ज्यादा एज अगर हो गई है तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो पीरियड्स होते हैं वो यहाँ पर आने बंद हो जाते हैं। जब यहाँ पर आने बंद हो जाते हैं तो उस स्थिति को हम सभी क्या कहते हैं, मीनोपॉज यानी कि रजो निर्वृत्ति के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? अब पॉज, पॉज का क्या मतलब होता है बेटा? पॉज का मतलब होता है रुक जाना। पॉज का क्या मतलब होता है यहाँ पर? रुक जाना, ठीक है? तो जब स्टार्ट हो गया तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, मेनार्की, ठीक है? मेनो स्टार्ट नहीं कहते बेटा, मेनार्की कहते हैं। और जब रुक जाता है तो उसे हम कहते हैं मीनोपॉज, ठीक है? ओके बच्चों चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जब पहली बार पीरियड आते हैं और सबसे लास्ट पीरियड आ गया, उनके बीच का जो समय होता है उसको हम सभी क्या कहते हैं, फर्टाइल स्टेज। फर्टाइल स्टेज का मतलब होता है यही एक ऐसा समय होता है जब कोई भी स्त्री, कोई भी फीमेल मां यहाँ पर बन सकती है। अगर मीनोपॉज आना, मीनोपॉज हो गया, पीरियड्स आना बंद यहाँ पर हो गया, तब आप क्या देखेंगे कि भाई अब मां यहाँ पर नहीं बन सकते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ओके अब आप कहोगे कि मैम हमने न्यूज में सुना है कि 80 साल की दादी जी ने बच्चों को जन्म दिया, है ना? तो बेटा वो एक्सेप्शन है, वो किन्हीं किन्हीं की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आमतौर पर अगर आप औसत देखें तो 50, 55, तो इस टाइम होते 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 क्या होता है बच्चों कि मीनोपॉज यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद यह बच्चे यहाँ पर पैदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 56, कुछ बच्चे कहेंगे 80, हमें वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम। अब ये जो साइकिल यहाँ पर चलती है, ये जो पीरियड्स यानी आर्तव चक्र, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर चलता है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह कितने दिनों का होता है? 28-29 दिनों का होता है। पर खास तौर से अगर किसी एक चीज को प्राथमिकता देनी पड़े तो आप सभी बताएंगे कि 28 डेज का होता है। कितना? 28 डेज का होता है। अब कुछ बच्चियां यहाँ पर बोलेंगी कि मैम हमारा तो ऐसा है कि 1 महीने में 2 बार हो जाता है, या फिर कई बार 2 महीने तक आता ही नहीं है, लेट हो जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 से 10 दिन का अंतर पड़ रहा है तो इट्स ओके। हर शरीर की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर जल्दी आ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें, बहुत ज्यादा लेट आ रहा है तो भी डॉक्टर से संपर्क करें, योगा करें, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, खाना अच्छा रखें, और खास तौर से यह ध्यान रखें कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम ना होने दें, नहीं तो एनीमिया रोग हो जाएगा, नहीं तो खून की कमी हो जाएगी। तो आयरन रिच भोजन करें, ठीक है? ओके चलो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो मासिक चक्र होता है वह 28 दिन का यहाँ पर होता है। यहाँ पर कई बार आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आप लोगों से यह भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, सबसे पहले नंबर पर, कि अगर हार्मोन्स के बारे में बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, तो आंसर करना 4 हार्मोन होते हैं। पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH और FSH, ठीक है?
अब यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि ये कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। कहाँ से निकलेगा बेटा, ओवरी से यह निकलता है, अंडाशय से यह निकलता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है LHFSH यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों कहाँ से निकलता है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। थोड़ा और पूछे तो बता देना, हमें पता है अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और यह चारों हार्मोन जो होते हैं वह हमारे पीरियड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलो अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात हम देखेंगे। ठीक है, जब कभी भी हम आर्तव चक्र के बारे में बात करते हैं तो जो आर्तव चक्र होता है ना, उसके 4 फेजेस होते हैं, 4 मुख्य चरण होते हैं, 4 स्टेप यहां पर होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो स्टेप जो होता है उसे हम सभी कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि आर्तव प्रवस्था। ठीक है, सबसे पहले जो पहले नंबर पर फेज यहाँ पर होता है उसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि आर्तव प्रवस्था। ठीक है, अब ये जो आर्तव प्रवस्था है इसका क्या मतलब होता है, चलो इसे हम सभी यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से हम सभी इसे यहाँ पर समझते हैं। ओके बच्चों, दिख रहा है सभी को अच्छे से। ठीक, अब देखिए, अब सबसे पहले हम पहले नंबर पर चलेंगे यहाँ पर कि पीरियड्स आ रहे हैं, यानी पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक आप क्या देखेंगे, यहाँ पर पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ब्लीडिंग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, पीरियड्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस समय को हम सभी आर्तव प्रवस्था कहते हैं, यानी इसको हम सभी यहाँ पर कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पर कहते हैं कि पीरियड्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, डन यहाँ तक। ओके भाई, आगे इस टाइम पर आप देखोगे कि जो सभी हार्मोन हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे LH हो, चाहे FSH हो, वो सब नॉर्मल अवस्था में हमारे शरीर में है, एकदम नॉर्मल है। ओके, अब उसके बाद 1 से 5 दिन, ध्यान रखना 1 से 5 दिन नॉर्मल है। अब इसके बाद जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद से लेकर के, यानी कि 5th से लेकर के आप देखेंगे 13वें दिन यानी कि 13th डे, आप देखेंगे कि एक नया फेज यहां पर बनेगा। और ये जो नया फेज यहां पर बनेगा इसे हम सभी कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इसे हम सभी यहां पर क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, पुटकीय प्रवस्था। कौन से दिन का, 5वें से लेकर के 13वें दिन। कौन सा, 5वें से लेकर के 13वें दिन। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होगा, तो बच्चों इस टाइम पे यह होगा कि पीरियड्स के टाइम पर जो अंडा निषेचित नहीं हुआ था, जिसको स्पर्म नहीं मिला था, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया था, वह ब्लीडिंग के माध्यम से, रक्तस्राव के माध्यम से शरीर के बाहर निकल गया। अब यहाँ पर जो हमारी ओवरी होगी, यहाँ पे जो हमारा अंडाशय होगा, वो अब यहाँ पर नया अंडा बनाएगा। ठीक है, अब जब नया अंडा यहाँ पर बनाएगा तो वह कैसे बनाएगा कि भाई जो भी यहाँ पर ओवरी होगी उसमें छोटे छोटे से फॉलिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, छोटे छोटे से फॉलिकल्स बनेंगे। आप सभी को मैंने यह भी बताया था कि जो फॉलिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कूप। क्या कहते हैं बेटा, कूप। तो यहाँ पर, या आप इसको कह सकते हैं पुटकीय। ठीक है, पुटकीय प्रवस्था। तो यहाँ पे कूप या पुटिका बनेगी या फिर फॉलिकल्स यहाँ पर बनेंगे, और जब वह मैच्योर यहाँ पर होंगे तो वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। वही यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, डिंब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, अंगद शर्मा ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, अपने अपने चैनल बना रहे हो आप, अच्छी बात है बेटा, लेकिन यहाँ पर किसी को मत बोलो कि सब्सक्राइब करो। चलो,
तो आगे हम बात करते हैं फॉलिकल फेस यानी पुटकी प्रवस्था 5वें से 13वें दिन बनती है और यहां पर आप देखेंगे कि एग यहां पर बनेगा, डिंब यहां पर बनेगा। ठीक है, अब डिंब बन के एकदम तैयार, डिंब बन के एकदम तैयार। ठीक है, अब डिंब बन के जब यह एकदम तैयार हो जाएगा तो 14वें दिन यानी कि 14th डे यह एग कहां से बाहर निकलेगा? तो आंसर करना है ओवरी से बाहर निकलेगा। कहां से निकलेगा? ओवरी से बाहर यह यहां पर निकलेगा। और जब कोई भी अंडा, कोई भी डिंब, कोई भी ओवम जब अंडाशय से बाहर निकलेगा तो उस फेज को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन यानी अंडो उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपने क्या देखा कि जो भी यहां पर हमारा एग था वह हमारे ओवरी से, अंडाशय से बाहर यहां पर निकल गया। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम सभी क्या कह रहे हैं? अंडो उत्सर्जन। ठीक है, अब अंडो उत्सर्जन हो गया, अंडा बाहर यहां पर निकल गया और जब अंडा यहां पर बाहर निकल गया तो जो ओवरी है वह कैसे हो गई? अब खाली हो गई। कैसे हो गई? अब खाली यहां पर हो गई। और इस टाइम पर आप क्या देखेंगे कि जब अंडा बाहर निकला तो अंडे का कुछ भाग यहीं पर ही रह गया। अंडा बाहर निकला पर अंडे का जो कुछ भाग था वो यहीं पर ही रह गया, ओवरी के अंदर ही रह गया। और जब ओवरी के अंदर रह गया उस बचे हुए भाग को हम सभी कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं और वह क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहां पर निकालता है और इस फेज को क्या कहा जाएगा? इस फेज को हम सभी ल्यूटियल फेज यानी पीत अवस्था कहते हैं। ठीक है, पीत अवस्था कहते हैं। तो इस टाइम पे बेचारा यहां पे प्रोजेस्टेरोन बनेगा, पीत अवस्था इसे हम यहां पर कहते हैं। लेकिन जो यहां पर अंडा बाहर निकला था, ध्यान से सुनो, जो यहां पर अंडा बाहर निकला था, अंडा बाहर यहां पर निकला था, वो किसकी तलाश में है? स्पर्म की तलाश में है। और अगर उसको स्पर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा? निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन मान लो कि अंडा यहां से बाहर निकला पर उसको कोई भी स्पर्म नहीं मिला तो बेचारा क्या करेगा? तो आप बताएंगे कि जो एग होगा वो अब शरीर से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहां पर उसको कोई भी स्पर्म तो मिला नहीं तो वो बाहर निकलेगा। तो जब वो बाहर निकलेगा तो बहुत सारी यहां पर रक्त नलिकाएं होती हैं, उनको तोड़ते हुए बाहर निकलेगा। बड़ी कोशिका है ना। और जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी जो दीवार होती है उसको भी खरोचते हुए बाहर निकलता है। तो मान लो आपको कोई भी चोट यहां पर लगती है, ठीक है, कितना दर्द होता है। अगर कोई यहां से आपका छोटा सा एक इस तरह से काट ले कोई कुछ, तो कितना दर्द यहां पर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखें तो कोई स्त्री है जिसको हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर कोशिका खींची चली आ रही है, ठीक है, रक्त यहाँ पर इतना बाहर की तरफ निकल रहा है, तो सोचो कितना दर्द होता होगा। इसीलिए पेट में, पीठ में, कई बार थाइस में, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द यहाँ पर होता है। तो जब आपको दर्द हो उस टाइम पर आप क्या करें? काढ़ा पिए, चाय पी सकते हैं, ज्यादा चाय नहीं पीना नहीं तो गैस बनने लगेगी, ठीक है। थोड़ी सी कॉफी पी सकते हैं, ज्यादा हो तो गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा हो तो मेडिसिन आप ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अलग अलग तरह की जो मेडिसिन होती है, जैसे कि मैक क्लैप की अगर आप बात करो, इन सब मेडिसिन की अगर आप बात करो, तो भारत सरकार ने इसे जानलेवा बताई है। तो अब से आप सभी इस दवाई को ना लें, डॉक्टर से संपर्क करके कोई और दवाई आप सभी यहाँ पर लिखवा लें, ठीक है। तो अगर आप मैफ्टल स्पास दवाई जो आती है जिसकी आप बात कर रहे हो ना बेटा, उसको अभी पिछले ही महीने इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप सभी खान ग्लोबल स्टडीज जो मेन चैनल है उसमें सर्च करके देख भी सकते हो। तो इसको लीथल माना गया है, इसको हानिकारक माना गया है।
वैसे तो दवाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर बहुत दर्द हो रहा है या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो और उसी दिन आपको इस तरह से चीजों से गुजरना पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स आप दवाई खाइए, लेकिन अब इसकी जगह आप कुछ और दवाई यहाँ पर अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में, हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो मैं, इंडिया में ये प्रोहिबिटेड हो गई है। ठीक है, बाकी अभी खाने वाले खा ही रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक इसे नहीं खाना है। ठीक है मैम, मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नहीं, अगर आप अच्छे डॉक्टर से अच्छी दवाई खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 5 दिन मत खाइए। ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट डे खा लीजिए। ठीक है, मेफ्टल स्पास बेटा मना कर रही हूँ, मत खाना आपसे। ठीक है, ओके चलो, इसके अलावा कोई और दवाई आप डॉक्टर से लिखवा लो, केमिस्ट के पास जाकर के दवाई लाने की जरूरत नहीं है। ओके, डॉक्टर से बोलना है कि हम पहले मेफ्टल स्पास खाते थे, लेकिन अब ये प्रोहिबिटेड है, हमें बताया गया है, हमें पढ़ाया गया है, भारत सरकार की तरफ से इसको बंद करवाया गया है, तो अब इसकी जगह कोई सेफ पेन किलर दे दीजिए ताकि हम उसको खा सके। ठीक है, अगर बहुत लंबे, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी बेटा, बहुत लंबे समय तक दवाइयों का सेवन, पेन किलर मत खाइए, क्योंकि देखो पेन किलर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका जो यकृत होता है, आपका जो लीवर होता है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण नाजुक अंग होते हैं, उनको कई बार नुकसान यह करता है। ठीक है, ओके बच्चों। मैम, एबॉर्शन की दवा खाते हैं ये अच्छा होता है? सबसे गलत चीज है, एबॉर्शन की दवा खानी ही क्यों है बेटा आप लोगों को? हाँ, इस डॉक्टर जो बैठे हैं इतनी डिग्री लेके उनसे बात करो, अपने मन से कोई भी दवाई नहीं खाया करो। ठीक है, खुद ही बन जा रहे हैं डॉक्टर, नहीं नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है। चलो, तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब कल की क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो कल की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी बच्चे यहाँ पर जरूर आना। मैम, नाइटफॉल का भी बता दो, नाइटफॉल क्यों होता है? बेटा देखो, इसके 2-3 वजह हैं। हमेशा जब हम नाइटफॉल के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे ये तो कितनी गंदी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। पहली चीज तो नॉर्मल हो जाओ। नाइटफॉल जो होता है उसके मुख्य 2-3 रीजन होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर, अगर आपको कमजोरी है, ठीक है, अगर आपको कमजोरी है, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आपके शरीर में कमजोरी बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, तब ऐसा हो जाता है। ठीक है, ओके बच्चों। दूसरे नंबर पर आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आप कोई इरोटिक चीजें सोचते हो, जब आप कामुक भरी बातें सोचते हो, करते हो, आप पॉर्न देख रहे हो या फिर आप इस तरह की कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हो, विचार रखते हो जो कि अश्लीलता से भरे हुए हैं, तो उस टाइम पर भी आपको नाइटफॉल होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि जो बच्चे होते हैं कमजोरी की वजह से, और दूसरी चीज अश्लील बातों को ज्यादा सोचने की वजह से, गंदी बात सोचना, गंदी बात बोलना, गंदी बातों को सोचना, ठीक है, तो उस टाइम पर यह स्थिति होती है। अगर आपके साथ बहुत लंबे समय से यह हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करो, क्योंकि यह शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह एक बीमारी की तरह भी देखी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर में हमेशा क्या होगा, कमजोरी बनी रहेगी। आपके शरीर में आप कुछ नई चीज नहीं कर पाओगे, हमेशा थके रहोगे, दिमाग आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपने डाइट के ऊपर ध्यान दो ताकि कमजोरी ना हो। और दूसरे नंबर पर अभी आपको ये सब बातें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बात सोचने में, तो बेटा आप यह देखो कि इससे भी ज्यादा नशा और इससे भी ज्यादा जो प्यार होता है वो होता है पढ़ाई, वो होता है स्टडी। ठीक है, जिस दिन तुम ऑफिसर बन जाओगे ना, उस टाइम जब तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, उसका नशा कुछ और ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई का नशा करना है, हमें इन सब चीजों के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है मैम, पीरियड्स में वोमिटिंग क्यों होती है? बेटा घबराहट की वजह से होती है, बॉडी शॉक में जाती है, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा शरीर से बाहर निकल रहा है। और खासतौर से मैं लड़कियों को एक ही बात कहूंगी, बेटा खूब अच्छे से खाना खाया करो। ठीक है, खाना अच्छे से खाया करो और यह ध्यान रखा करो कि हमारी डाइट में न्यूट्रिशन है, हमारी डाइट में पोषक तत्व हैं या फिर नहीं है। आयरन रिच भोजन ज्यादा खाइए, लाल कलर के जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वह ज्यादा खाइए। ये लड़कों की भी बात है, ठीक है,
ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, अंकुरित दाना आप खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब कल की क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।